तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जज रहे हैं और चुनाव से काफ़ी पहले इन्होंने रिजाइन करके अपनी नौकरी से सेवानिवृत्ति लेकर क्षेत्र में काम किया है और ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, यानी इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस के यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रत्याशी हैं। नगीना निर्वाचन क्षेत्र से जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। नगीना बहुत मशहूर निर्वाचन क्षेत्र है। यह इलाका राजनीतिक तौर पे बहुत उर्वर जमीन रही है समाजवादियों की और बहुजनवादियों की भी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ लड़ाई बहुत दिलचस्प नजर आ रही है। तो हम सबसे पहले मनोज कुमार जी से बात करते हैं। मनोज कुमार जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इस तरह इंडिया अलायंस के आप प्रत्याशी यहाँ से हैं। नगीना क्षेत्र में आप रह चुके हैं, यहाँ पर जॉब में जज के रूप में, अपर जिला जज के रूप में और बाद के दिनों में कार्यकर्ता के रूप में। तो आपसे सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि आप एक अच्छी खासी नौकरी में थे, बहुत इज्जत है उसकी, बड़ा सम्मान है, लोग कहते हैं कि जज से बड़ा कोई नहीं जो न्याय करता है। तो आप न्याय की कुर्सी से उतरकर सीधे जमीन पर क्यों आ गए, जहां आपको हर आदमी को हाथ जोड़कर वोट मांगने की अपील करनी पड़ रही है? क्यों आपने सोचा कि आपको एमपी बनना चाहिए? वाई? जैसा कि आपने बताया है कि ज़मीन पे उतरकर लोगों के बीच में जाना, तो हम लोग जो इस मुल्क में जाने जाते हैं शेड्यूल कास्ट समाज से, वो भारत के संविधान से ही हम लोगों की उत्पत्ति होती है। भारत के संविधान से पहले हम लोगों की एक सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक विरासत रही है, उसकी एक अजीबोगरीब तरह की व्यवस्था रही है। जो और ख़ास करके जब पढ़ने लिखने से ये समझ में आया है कि मुल्क में जो भी अधिकार प्राप्त हुए हैं वह भारत के संविधान से हुए हैं। वर्तमान सरकारें संविधान विरोधी कार्य कर रही हैं, जिसके लिए एक जगह पे बैठ के, एक न्यायालय में बैठकर उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि महापंचायत में, जहाँ से इस देश में सारी नीतियाँ तय होती हैं, पहनने ओढ़ने से लेकर, खाने पीने से लेकर, कानून से लेकर, क्या कौन सी दिन क्या होनी चाहिए, और वर्तमान जो सरकारें हैं वो संविधान विरोधी कार्य कर रही हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो सड़क पे आकर उस हक और अधिकार की लड़ाई लड़े जिसे संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना की थी। आपने पहले ही बोल दिया अपने जवाब में कि मौजूदा सरकारें संविधान विरोधी काम कर रही हैं, जनतंत्र विरोधी काम कर रही हैं। तो मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनने की आपने कोशिश क्यों नहीं की, जो देश की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन ये सवाल जरूर मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना? आपने और भी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है और आरएलडी है, तो क्यों आपने समाजवादी पार्टी को ही चुना? उत्तर प्रदेश की सबसे जो मजबूत दल है वो समाजवादी पार्टी ही है। और ये जो समाजवादी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं एक कितने शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जिनके साथ बैठने से, जिनके साथ मंच साझा करने से, जिनके विचारों से मैं बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हूँ। और ख़ास करके उस समय हम लोगों के सभी जो युवा हैं, उन लोगों के दिल पे जब चोट लगी है, जब उनके घर की शुद्धि हुई और हम लोगों को पुराना इतिहास याद आया, और ख़ास करके उनके द्वारा दिया गया हुआ कॉन्सेप्ट पीडीए का कॉन्सेप्ट है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो शायद अगर आप बहुत डीपली जाएंगे तो मान्यवर कांशीराम साहब ने एक 1984 में DS4 का गठन किया था। इससे मिलता जुलता ही एक तरह का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें भारत की जो मूल ज़्यादा बहुजन आबादी को हक और अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान देने की बात करती है। इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी का चुनाव किया है। चूँकि और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का तो अलायंस है ही समाजवादी पार्टी से। आरएलडी मौजूदा समय में बीजेपी को ज्वाइन कर चुकी है किन्हीं कारणों से, और बहुजन समाज पार्टी, यह दल आज की तारीख में इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है। और कोई भी अन्य दल आज की तारीख में बिना गठबंधन के बीजेपी सहयोगियों के साथ मुकाबला करने की स्थिति में ही नहीं है। मैं कल से इस निर्वाचन क्षेत्र के अलग अलग हलकों में घूम रहा हूँ, अलग अलग ढंग के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। मुझे जो जानकारी मिली कि भाई यहाँ से ओम कुमार बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और नटौर के वो विधायक भी हैं अपने पार्टी के,
आप दूसरे नंबर पर है, मान लीजिए तीसरे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इसके अलावा सुरेंद्र पाल सिंह हैं बीएसपी के। इन चारों उम्मीदवारों के बीच में आम तौर पे लोग, जो मेरी समझ बनी है लोगों से बातचीत के आधार पर, कि 3 उम्मीदवारों को काफ़ी प्रमुख लोग मान रहे हैं, ओम कुमार, मनोज कुमार और चंद्रशेखर आज़ाद। आपकी जो लड़ाई है बीजेपी के साथ है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद से और आपके बीच में क्या वजह है कि एकजुटता नहीं दिखी? चंद्रशेखर आज़ाद अगर लड़ते मान लीजिए इसी अलायंस से तो उनके लिए भी ठीक होता, आप लड़ रहे हैं और वो न लड़ते तो दोनों के लिए ठीक रहता। तो क्या वजह है कि कोई कंसेंसस नहीं आप लोगों के बीच बनी, आपकी पार्टी के बीच में, उनकी पार्टी के बीच में, इंडिविजुअली आप और उनके बीच में? मैं नहीं जानता कभी कोई संवाद हुआ या नहीं हुआ। तो ये क्या कारण है कि वो भी अगर बीजेपी के विरोधी अपने को मानते हैं, वो भी मानते हैं कि जनतंत्र खतरे में है, संविधान बाबा साहब का खतरे में है, और आप भी मानते हैं, तो क्यों नहीं कंसेंसस बनी ताकि एक ही प्रत्याशी बीजेपी की मुखालफत करे? यह प्रश्न बहुत ही रोचक है आपका, और मैं भी गांव में भ्रमण करता हूं तो ये बात आम आदमी से भी निकलती जा रही है। चूँकि गठबंधन का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की ओर से मुझे चयनित किया गया है, इसके बाबत अगर राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनसे अगर इनकी वार्ता हुई रहती, इनके द्वारा प्रयास किए गए होते, तो कोई एक भी इंस्टेंस, कोई एक भी उदाहरण जनता के बीच में यह जाकर बताएं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से या जो समान विचारधारा की पार्टियां रही हैं वो उनसे क्या मुलाकात इनकी हुई है, किस आधार पर इन्होंने अपने आप को क्षेत्र में गठबंधन का प्रत्याशी बताया है, इंडिया गठबंधन का। यह तो मुझे ऐसा लगता है कि मात्र जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से ऐसा एक एजेंडा के तहत किया गया है, और कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम के रूप में आम आदमी आज की तारीख में समझने लगा है, ख़ास करके तब जब इनको वाइस सिक्योरिटी दी जाती है। मौजूदा सरकारें जिस तरह की व्यवस्थाएँ इस समय चल रही हैं, वो न्यायपालिका में मुझे जहाँ तक जानकारी है इनके ऊपर कई एक मुकदमे भी दर्ज हैं, उसके बावजूद इनको वाई+ सिक्योरिटी दिया जाना एक अपने आप में एक जनता को संदेश देता है जिसे जनता बखूबी समझती है। तो ये Y+ कैटेगरी जो इनकी सुरक्षा मिली है, इसके बारे में मैंने भी यहीं आकर देखा, क्योंकि मैंने ध्यान से देखा नहीं था, अखबारों में शायद छपी है खबर ये पहले। तो क्या आपको लगता है कि ये इनकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत, लोग आजकल सुरक्षा को मानते हैं कि इससे हैसियत दिखती है लोगों की, तो क्या आपको लगता है कि केंद्र की सत्ता ने या राज्य की सत्ता ने जानबूझकर इनको आगे बढ़ाने के लिए, हैसियत दिखाने के लिए, इनकी बढ़ाने के लिए किया है? क्योंकि उसका तो उम्मीदवार, बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ पर है, तो इनकी हैसियत क्यों बढ़ा रही है? वजह क्या है? निश्चित रूप से ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कहीं ना कहीं से कमज़ोर करने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है। तो ये सीट जब इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही मजबूत है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ पे 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की पड़ती हैं, जिसमें 3 विधायक समाजवादी पार्टी की ओर से जीते हुए हैं, और 2 जो विधायक हारे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, वो 203 वोटों से और 1000 वोट के अंदर दूसरे प्रत्याशी हारे हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी की एक बहुत ही मजबूत सीट है, जिसको एन केन प्रकारेण वर्तमान सरकारें एक साजिश के तहत किसी और को खड़ा करके एजेंडे से गुमराह करने के उद्देश्य से इनको बनाई गई हैं। और Y+ सिक्योरिटी की एक जो व्यवस्था है, क्या ये पहले नहीं दी जा सकती थी केंद्र सरकार के द्वारा? यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि अगर आपको देना ही था, सुरक्षा की मांग इनके द्वारा पूर्व कई वर्षों से की जा रही है, बावजूद उसके चुनाव के ठीक समय पहले Y+ की सुरक्षा देना जो अपने आप में एक रहस्यमय स्थिति है जिसे आम जनता समझ चुकी है। मनोज कुमार जी, बिल्कुल आखिरी मेरा सवाल कि अब चूंकि आप इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, भारत समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, तो चूंकि आप बड़े अलायंस के हैं, विपक्ष के, जो देश में इस वक्त विकल्प देने की बात कर रहा है, तो क्या इस नाते आप अपेक्षाकृत छोटे प्लेटफॉर्म, यानी वो तो अलायंस के नहीं हैं, एक अपनी पार्टी के हैं, उनसे यानी चंद्रशेखर आज़ाद से क्या ये अपील करना चाहेंगे कि वो मौजूदा चुनाव में अगर उनका मकसद भी बीजेपी को हराना है, संविधान की रक्षा करना है, तो आपके पक्ष में, समर्थन में बैठ जाएं और या किसी और निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव लड़ें? क्या अपील करेंगे उनसे मिलकर या उनसे संवाद करके?
लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हर किसी को अधिकार प्राप्त है चुनाव लड़ने की, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल योग्यता रखता है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि वर्ष 2024 का चुनाव संविधान विरोधी और संविधान को मानने वाले लोगों का है, और यह बहुत ही स्पष्ट है कि जो चुनाव है उसमें यह चुनाव आमने सामने का है भारत को बचाने का। कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक दल आज की तारीख में बीजेपी और उसके सहयोगी को हराने की स्थिति में नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि जो आज़ाद समाज पार्टी जिसको चंद्रशेखर जी संचालित करते हैं उसमें उनकी क्या भूमिका है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नगीना पे ही लड़ना चाहते हैं। वो राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं, उनको अगर इस तरह की स्थितियां अगर उनके पास अगर ऐसी स्थितियां रही हैं जिससे कि उनको चुनाव लड़ना प्रबल होता है तो वो और भी कहीं क्षेत्र से चुन सकते थे। शुक्रिया मनोज कुमार जी। तो दोस्तों आपने मनोज कुमार जी की बातें सुनी, हम लोग अन्य लोगों की भी बातें आपको सुनाएंगे और इसके बाद आप स्वयं तय कीजिए कि नगीना का जो इलाका है, नगीना का जो क्षेत्र है वो राजनीति के किस सुर में बोल रहा है, क्या रंगत है चुनाव की और क्या होने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।